आज की हमारी बुक समरी हर उस व्यक्ति के लिए है दोस्तों जो कि खुद को नेगोशिएशन स्किल में मास्टर बनाना चाहता है दोस्तों। फिर चाहे उसे कोई बिजनेस डील करनी हो या फिर घर के लिए खाने का सामान ही क्यों ना लाना हो दोस्तों। इस बुक समरी की हेल्प से आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप बिना कुछ नुकसान उठाए किसी भी चीज़ को लेकर के अच्छे से मोल भाव कर सकते हैं और एक अच्छा सौदा तय कर सकते हैं दोस्तों। इस बुक समरी के अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया है दोस्तों, जिसमें महारत हासिल करके आप किसी भी मुश्किल सौदेबाजी से बाहर आ पाएंगे। तो अगर आप भी एक अच्छी नेगोशिएशन स्किल के मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। एंड इस बुक समरी में जो भी आपको स्ट्रैटेजी बताई गई हैं उन सभी को आप बिजनेस डील्स के दौरान उपयोग कीजिए दोस्तों। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो समरी में हम बात करने वाले हैं 1981 यानी कि 1981 में प्रकाशित इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक गेटिंग टू यस बुक की समरी के बारे में दोस्तों। इस बुक को दोस्तों रोजर फिशर और विलियम यूरी ने मिल करके लिखा था। रोजर फिशर अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने को ऑथर्स के साथ मिलकर के हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी दोस्तों। वहीं विलियम यूरी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञानी के रूप में जाने जाते थे। वो दुनिया भर की बहुत सारी कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ ही विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए भी पीस नेगोशिएटर यानी कि शांति वार्ताकार के रूप में काम कर चुके थे। और आज हम उन्हीं के अनुभव से नेगोशिएशन स्किल के बारे में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर के बारे में, जो है अच्छे से मोल भाव करना सीखें। सब कुछ आपके मोल भाव पर ही निर्भर करता है दोस्तों। आज शायद इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा कि पहले किसी भी तरह के फैसले को लेने से पहले शायद ही कोई बैठ करके उस बारे में बात करता था। फिर चाहे फैसले घर के हों या फिर बिजनेस से जुड़े हों, पहले किसी भी चीज़ को लेकर के सिर्फ एक ही व्यक्ति अपना फैसला सुना देता था और बाकी के सब चुपचाप उसको मान लेते थे। घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे सब उस पर ही आंख मूंद करके यकीन करते थे और वो सर्वमान्य हो जाता था। ठीक इसी तरह से कंपनी में जो सबसे सीनियर बॉस होता था उसके अकेले के ही फैसले पर पूरी कंपनी चलती थी। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बूढ़े बुजुर्गों के लिए वे फैसले गलत ही होते थे, लेकिन किसी भी फैसले को लेने से पहले सबकी राय उनके विचार जानना जरूरी होता है दोस्तों। आज के समय में यही चीज़ बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब किसी भी लेवल पर कोई भी फैसला लेने से पहले लोग काफ़ी सोच विचार और बातचीत करते हैं, सबकी राय सुनते हैं और फिर जिस पर सबकी सहमति बनती है उसी फैसले को सब स्वीकार करते हैं। आज चाहे घर के भीतर के फैसले हों या फिर बिजनेस के हों या फिर किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा लिया गया कोई फैसला, अब किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए हर सत्र के लोगों से सुझाव और सलाह जरूर ली जाती है। कंपनी के सीईओ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉयज से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। कोई भी नेता अपने वोटर से और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में बने रहता है। क्या सही है और क्या गलत है हमेशा सभी लोग ये समझने में लगे रहते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, उंगली चलाने मात्र से ही हम हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर घर का कोई बुजुर्ग बच्चे को किसी भी काम को करने के लिए मना करता है तो बच्चा खुद इंटरनेट से उस काम के फ़ायदे और नुकसान को समझ सकता है। और अगर किसी बड़े ने उसे कुछ गलत बताया है तो वो उन्हें भी सही जानकारी देने की काबिलियत रखता है दोस्तों। कुल मिला करके आज हर जगह पर बोलने और अपना मत रखने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। फिर चाहे दोस्तों के साथ किसी मूवी के अच्छी या फिर खराब होने की बहस हो या फिर किसी कंपनी द्वारा लिए जाने वाले किसी फैसले को लेकर के होने वाली बातचीत हो, हर जगह आपको अपनी बात मजबूत पक्ष के साथ रखनी आनी चाहिए। लोगों को अपनी बातों से संतुष्ट करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। इसीलिए आपको मोल भाव करना यानी कि अपनी बातों को वजन के साथ रखना और सामने वाले को कन्विंस करना आना चाहिए। ये आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। व्यर्थ की बहस से बचें, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है दोस्तों।
कई बार दो पक्षों में होने वाली बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका कुछ भी हल निकालना असंभव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंपनियों के बीच किसी डील को लेकर के बात हो रही है, लेकिन शुरू में ही ये पता लग जाए कि इस डील में कोई भी पक्ष समझौता करने वाला नहीं है, तो इस सिचुएशन में बेहतर यही होगा कि आप बेकार की बहस ना करें। पहले स्टेप में डील कैंसिल करके बात खत्म कीजिए, क्योंकि ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि यहाँ पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी अपनी हार नहीं मानने वाला। ऐसे में अगर यहाँ ज़्यादा बातचीत की गई तो हो सकता है कि बहस उग्र रूप ले ले और फिर दोनों पक्षों का रिश्ता भी खराब हो जाए, जो कि किसी भी हालत में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इस तरह की बहस में आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही खराब होंगे। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए शुरू में ही आप साफ तौर पर बात रखें और बात को ख़त्म कर दें, क्योंकि व्यर्थ की बहस से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ये बात हमेशा याद रखें कि आप इंसानों के साथ मोल भाव कर रहे हैं। किसी भी विषय पर जब बात हो रही हो तो वहाँ हमेशा दो पक्ष मौजूद होते हैं और दोनों ही पक्ष अपनी बात को सही साबित करने में लगे होते हैं। ये दोनों ही लोग बात करते समय अपने एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज़ और इमोशंस भी साथ में लेकर के बैठे होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन सब का अपने हिसाब से इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक चीज़ पर अलग अलग लोगों के रिएक्ट करने का तरीका भी अलग अलग हो। जैसे कि किसी बात को लेकर के हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लेकिन सामने वाले को ये इरिटेटिंग लग रहा हो। ऐसे में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए होने वाली बातचीत के दो फेज होते हैं दोस्तों। पहला फेज, जब दोनों पक्ष आपस में सहमति से बात करते हुए किसी मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं, जबकि दूसरा फेज वो हो जाता है जब एक पक्ष इमोशनल हो उठता है और बहस के दौरान होने वाली बात को पर्सनली लेकर के रिएक्ट करने लगता है। इन दोनों फेज के बीच बहुत बारीक सा अंतर होता है दोस्तों। तो ऐसे में आपको किसी भी टॉपिक पर बात करते समय या फिर चीज़ों का मोल भाव करते समय इस बारीक से अंतर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी डील के दौरान आप या फिर सामने वाले पक्ष का गुस्सा या इमोशनल होने पर डील को खराब कर सकता है दोस्तों। इसलिए कभी भी कोई भी डील या फिर मोल भाव करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं और उनके पास इमोशंस भी हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है समस्याओं से लड़िए दोस्तों, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप नेगोशिएशन करने जा रहे हैं। किसी भी मूल भाव या फिर डील का लक्ष्य है किसी की हार या फिर जीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डील का मतलब हार जीत नहीं होता, बल्कि आपसे समझौता होता है दोस्तों। ये किसी भी समस्या का हल निकालने की एक प्रोसेस है। ये कोई हार जीत का गेम नहीं है दोस्तों। ये तरीका तभी काम करेगा जब दोनों पक्षों के लोग किसी भी समस्या को एक नज़रिए से देखते हुए उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि अलग अलग सुझाव देते हुए खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में रहेंगे। कई बार किसी बात का हल निकालने के लिए दोनों पार्टी को टेबल के एक साइड में बैठ करके बात करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ऐसे करने से आपका फोकस समस्या के हल पर रहेगा, ना कि समस्या को लेकर के एक दूसरे पर आरोप लगाने पर। ऐसा करने के लिए आपको हमेशा एक दूसरे के लिए कड़वे शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए। आप एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने से बचें। बात कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन आप किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। किसी के व्यवहार और उसके नेचर को लेकर के उस पर कमेंट मत कीजिए। तभी आप बिना किसी वाद विवाद के किसी भी समस्या का हल निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी शादी टूट चुकी है, लेकिन आपके छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी को लेकर के आप दोनों को डिसीजन लेना है। ऐसे में जब आप इस बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इसी समस्या पर चर्चा करें। बाकी आपका रिश्ता क्यों टूटा, इसमें किसकी गलती थी, इन सभी विषयों पर बात करना बेकार है। तो आपको हमेशा समस्या से लड़ना चाहिए, ना कि उस इंसान के साथ जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा जरूर जान लें। अक्सर कई बार समस्याओं का हल इसलिए भी जल्दी नहीं निकल पाता
क्योंकि उसमें दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाती। ऐसे में आपको किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों की खुशी और इच्छा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं। आपकी इच्छा किसी बीच पर जाने की है, लेकिन आपकी पत्नी हिल स्टेशन पर जाना चाहती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी एक की ही इच्छा और खुशी का ध्यान रखेंगे तो शायद ही आपका डिसीजन बेहतर होगा। दोस्तों, आप दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए किसी माउंटेन सी वाले इलाके में घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जहां पर आपको समुद्र की लहरों को देखने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और आपकी पत्नी का हिल स्टेशन घूमने का भी सपना पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों। आप इसी तरह से लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज़ पर डिसीजन लेते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। किसी के साथ मिलकर के किसी भी चीज़ का निर्णय लेते वक्त आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके विचारों सामने वाले के विचार में अंतर कहाँ आ रहा है और आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिसे दोनों की डिजायर्स का सम्मान हो सके। ऐसे में किसी भी डिसीजन को लेने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा और खुशी को जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से बेशक आप एक बेहतर फैसला ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले उसके विकल्पों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, जब दो लोग बैठ करके किसी चीज़ पर बातचीत करके कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर ये पहले से ही निर्धारित होता है कि किस तरह का निर्णय आने पर दोनों पक्ष खुश रहेंगे। इस वजह से अक्सर जब किसी भी विषय पर निर्णय लेने के उद्देश्य से दो लोग बात करने के लिए बैठते हैं तो पहले से ही पता होता है कि इस बात का आखिर निर्णय क्या आने वाला है। किसी एक पक्ष के लिए या तो हाँ होगी या फिर ना होगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सीधे सीधे रिजल्ट देने की बजाय और किसी विकल्प पर भी विचार कर सकते थे? आप किसी समस्या के दो से अधिक हल के बारे में भी सोचिए। सिर्फ हाँ और ना में ही मत उलझे रहिए, बल्कि हर संभव हल पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए, जब नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी किसी को प्राइज देने का विचार करती है तो वहाँ पर एक अवार्ड के लिए कई सारे कैंडिडेट होते हैं और फिर उन सभी उम्मीदवारों को अलग अलग क्राइटेरिया में रखते हुए एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। अंत में जो सबसे बेहतर होता है उसे पुरस्कार के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं होता कि कमेटी सिर्फ किसी एक नाम को लेकर के बहस करना शुरू कर देती है और इसे पुरस्कार दिया जाए या फिर नहीं। ठीक इसी तरह से सिर्फ एक ही तरह के डिसीजन पर मत डटे रहिए। किसी एक समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बेशक आपको आपस में बात करते समय हर संभव हल पर नज़र डालने की और उस पर विचार करने की ज़रूरत है। कई बार तो इन विकल्पों में ही बेहतर हल छिपे होते हैं, बस आपको इन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। हमेशा अपने डिसीजन को लेने के पीछे एक मजबूत कारण रखिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी फैसले को लेने के पीछे आपका इंटेंशन कितना अच्छा है या फिर कितने लोगों का इससे भला हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे का कारण कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी डिसीजन ले, क्या आप उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे, और अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो किस क्राइटेरिया में जा करके जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि बिना प्रॉपर सर्टिफिकेशन के लिया गया डिसीजन किसी लिहाज से ठीक नहीं होगा। ये ना तो आपके लिए बेहतर है और ना ही सामने वाले के लिए। जैसा कि मान लीजिए आपको किसी फ्लैट को खरीदने की डील करनी है। फ्लैट का ब्रोकर आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा दाम बता रहा है। ऐसे में आप उससे सवाल कर सकते हैं कि किस वजह से इस फ्लैट का दाम इतना अधिक है और क्या वो जिस क्राइटेरिया में फ्लैट की कीमत को आंक रहा है वो आपके लिए वर्थ है। इसी तरह से अगर आप उस फ्लैट का जो दाम बताया गया है तो आपके पास भी उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। आपके पास भी उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि इस फ्लैट का दाम आपके हिसाब से इतना क्यों होना चाहिए और आप किसी क्राइटेरिया में रह करके फ्लैट के दाम को आंक रहे हैं। ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ऐसा करके ना सिर्फ आप खुद के लिए बेहतर डील कर सकते हैं बल्कि सामने वाले को भी आप अपने डिसीजन से आसानी से सहमत करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अच्छा मोल भाव करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा।
कभी भी बिना किसी तैयारी के किसी भी डील को फाइनल करने के लिए मत जाइए। तैयारी का मतलब है कि आप जितना अधिक हो सके उतनी ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास कीजिए। जिस बारे में डील करनी है या जिस मुद्दे पर बात करनी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जिसके साथ आप बात करने वाले हैं उसके बारे में भी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप जुटाने की कोशिश कर सकते हैं उतनी कीजिए। सामने वाले व्यक्ति का नेचर कैसा है, क्या वो आपकी बात ज़्यादा देर तक सुनने की क्षमता रखता है या फिर नहीं, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ को लेकर के वो इमोशनल होता है, और वो जो भी डिसीजन लेता है क्या उसके लिए वो पूरी तरह से फ्री है या फिर उसे किसी और का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो पर्टिकुलर किस पार्टी, धर्म या फिर मान्यता पर यकीन रखता है। सब कुछ जितना चाहे आप उसके बारे में जान सकते हैं वो जानिए। आपके लिए इस डील में निर्णय लेना आसान होगा। कहने को तो ये बस एक छोटी सी और बकवास चीज़ लगती है, लेकिन वास्तव में इतनी जानकारी होने पर आप बड़ी आसानी से किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप सामने वाले को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप किसी डील को करने की लॉजिकल डिटेल पर भी ध्यान दीजिए, जैसे कि कब और कहां पर आपको ये डील करनी है, जगह कौन सी है, ऑफिस या फिर घर या फिर कोई पब्लिक प्लेस, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करने वाले हैं या फिर फ़ोन पर ही डील होने वाली है, सुबह बात होने वाली है या फिर शाम को। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको किसी भी डील को बेहतर अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर बात करने जा रहे हो, फिर चाहे वो ऑफिस की डील हो या फिर आप घर के किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हो, इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जुटा करके आप खुद को उसी हिसाब से तैयार करके अपनी डील को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है नेगोशिएशन सिर्फ बातचीत है दोस्तों। इस बातचीत को ध्यान से सुनें और जो फैक्ट है उसी पर टिके रहें। इस बात से तो आप भी काफ़ी हद तक सहमत होंगे कि अधिकतर समस्याएं सिर्फ बातचीत न होने की वजह से ही बढ़ती हैं। अधिकतर गलतफहमियां सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही खड़ी हो जाती हैं, और एक दूसरे की बात और इंटेंशन क्लियर न होना ही आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। ऐसे में इस तरह की समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप बातों को अहमियत दीजिए। जितनी शिद्दत से आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, उतनी ही शिद्दत से आप दूसरों की भी बात सुनिए, और दूसरों की सिर्फ उन्हीं बातों को मत सुनने की कोशिश कीजिए जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि उन बातों को भी सुनिए जो कड़वी हैं और जिसे आप सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन इस कड़वी बात का भी रिएक्शन गुस्से में आकर या फिर इमोशनल होकर मत दीजिए, बल्कि उनकी इस कड़वी बात के पीछे की नब्ज पकड़ने की कोशिश कीजिए। फैक्ट को बाहर निकालिए और फिर उस बात की जड़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी डील या फिर बातचीत को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जब आप बात करेंगे और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शांत होकर बैठकर किसी भी बातचीत का हल निकाल सकते हैं, और सिर्फ बोलना ही आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। इसीलिए बोलने और सुनने का बैलेंस से ही आप किसी भी मूल भाव यानी कि डील को बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। सबसे बेहतर तरीके भी सफलता की पूरी गारंटी नहीं दे सकते। वैसे सिद्धांतों के अनुसार तो अगर किसी भी मुद्दे पर बेहतर फैसला लेना है तो दो पक्षों को बैठ करके आपस में खुले रूप से इस बात पर बातचीत करनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहस के सभी अनुकूल माहौल होने के बावजूद भी किसी मुद्दे का बेहतर रिजल्ट नहीं निकल पाता। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार दूसरे पक्ष की मंशा ही नहीं होती कि किसी समस्या का बेहतर हल डिसाइड हो सके। वो मन में जो डिसीजन ले करके आया है सिर्फ उसी पर टिका होता है और किसी भी सूरत में उससे अलग कोई भी डिसीजन लेने पर राजी नहीं होता। ऐसे में आप खुद की तरफ से कितनी भी बेहतर प्रयास कर लें, लेकिन आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए राजी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपकी सारी बातों से सहमति जताने के बाद भी वो बिना अर्थ का कारण दे करके आपके द्वारा बताए गए हल को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको भी साफ तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए कि आप किसी भी फैसले को तभी स्वीकार करेंगे जब उसका कोई मजबूत कारण होगा। इस तरह से लंबी चौड़ी बहस करने के बाद व्यर्थ के कारण के चलते आप किसी गलत फैसले को स्वीकार मत कीजिए। एक बात को और समझ लें, जिंदगी में लगभग सभी चीज़ों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं
जिसका समाधान आप बातचीत से नहीं निकाल सकते। ऐसे में बेहतर यही होगा कि किसी मुद्दे पर बहस करने से बचें। जैसे कि आप दुनिया के कितने भी बेहतर बातचीत करने वाले या मोलभाव करने वाले क्यों न हो जाएं, लेकिन आप कभी भी व्हाइट हाउस या फिर ताजमहल तो नहीं खरीद सकते, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। इस बुक समरी के जरिए आपको इन सभी सवालों के जवाब मिले कि कैसे मोल भाव किया जाए और क्यों किसी के साथ बातचीत के जरिए किसी समस्या का हल निकालने की कला सीखना जरूरी है। इसके साथ ही आपने ये भी सीखा कि मोल भाव कैसे करें, क्योंकि हर समस्या का हल बातचीत से ही संभव है और तनावपूर्ण माहौल से बात करना अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही आपने ये भी सीखा किसी से बातचीत करके बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि किसी भी हल तक पहुंचने के लिए पहले उसके विकल्पों पर ध्यान जरूर दें। कुछ भी डिसीजन को लेने से पहले बेहतर कारण को तैयार रखें और अपने हर फैसले को एक खास तरह से क्राइटेरिया में रख करके तोलें। किसी भी डील को करने से पहले खुद को तैयार करें। वास्तव में बातचीत करना ही नेगोशिएशन है, इसीलिए पहले ध्यान से सुने और फैक्ट को जानने की कोशिश कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, कई बार सबसे बेहतर तरीका भी आपको सफलता नहीं दिला सकता। तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये बुक समरी पसंद आई होगी और इस बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई दोस्तों, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।